हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 14 जो कि है सेंटर स्टेट रिलेशंस को कवर करेंगे। एंड इस चैप्टर की पार्ट 5 है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में जब हम कर रहे थे तो वीडियो बीच में ही टर्मिनेट हो गई थी, जिसके कारण और टॉपिक्स को हम डिस्कस नहीं कर पाए। बट बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में कवर कर रहे थे कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस देखने को मिले आफ्टर 1967 के इलेक्शंस के बाद, जब हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है 9 स्टेट के अंदर डिफीट कर जाती है और सेंटर में भी उसकी पोजीशन काफ़ी वीक हो जाती है। एंड जिसके कारण नई नई गवर्नमेंट्स जो है आपको स्टेट में देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रही थी कि सेंट्रलाइजेशन को कम करना है और सेंटर का जो इंटरवेंशन होता है स्टेट के स्फेयर में वो भी कम होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ उनकी डिमांड ये थी कि जो स्टेट की ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पावर्स मिलनी चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की फील्ड में। और इस तरीके से देखने को मिला हमें सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे आफ्टर 1967 इलेक्शंस के बाद। ठीक है। तो किन किन एरियाज़ में हमें चेंजेस देखने को मिले वो हमने कल की क्लास में अच्छे से देख लिया है। और आई होप आपको जो भी डाउट्स हो आपके क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि फर्दर कौन कौन सी ऐसी कमीशंस बनाए गए जिसने काफ़ी ज़्यादा अपना काम किया कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस को ठीक करना है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले जो बनी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी। ठीक है। तो इस कमीशन को बेसिकली किसने अपॉइंट किया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली इस कमीशन को अपॉइंट किया। एंड इस कमीशन में बेसिकली 6 मेंबर्स थे। ठीक है। 1966 में इस कमीशन को बनाया गया था। इसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई, फॉलोड बाय के हनुमंथैया। ठीक है। इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूडेड अमंग अदर्स द एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है। तो किस बेसिस के लिए बनाया गया था कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन उन्हें एग्जामिन करना है कि भाई किन किन एरिया में क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं और कैसे उस इशूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिकमेंडेशन देना है। इन ऑर्डर टू एग्जामिन थॉरोली द वेरियस इशूज इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, क्योंकि थॉरोली इसको एग्जामिन करना था एक एक चीज़ डिटेल में। तो जो ARC थी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टडी टीम बनाई गई उसकी अंडर द MC सेटलवर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टडी टीम बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ दिस स्टडी टीम, जो जिन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा और समझा कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी से ये समझा कि जो ARC फाइनलाइज थी कि ऑब्वियसली जो स्टडी टीम थी, ठीक है, वो MC सेटलवर्थ के अंदर स्टडी टीम बनाई। स्टडी टीम ने अपनी रिपोर्ट दी एंड उस रिपोर्ट की हेल्प से जो ARC थी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उन्होंने फाइनलाइज किया अपनी खुद की रिपोर्ट। एंड उस रिपोर्ट के को उन्होंने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। कब सबमिट किया? 1969 में। एंड उसके बाद उन्होंने जो है 22 रिकमेंडेशंस दी। ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने 22 रिकमेंडेशंस दी। और क्योंकि 22 रिकमेंडेशन एज सच आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन रिकमेंडेशन है जो बुक में मेंशन किया हम उसी को एक एक चीज़ डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी कि बेसिकली हमें क्या फॉर्म करना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल को। ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल का स्टैब्लिश करना ज़रूरी है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब इंटर स्टेट काउंसिल का मेन काम क्या होगा? भाई कोई भी डिस्प्यूट वगैरह है, अगर मान लो कोई भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम है तो इस काउंसिल की हेल्प से वो सॉल्व कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बात की कि ज़्यादातर जो स्टेट को प्रॉब्लम थी वो गवर्नर की पोस्ट से था कि किस तरीके से उसका अपॉइंटमेंट वगैरह होता है। तो उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी कि जो अपॉइंटमेंट होता है जिस भी पर्सन का आप एज अ गवर्नर उसको अपॉइंट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि जो गवर्नर है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, सो दैट जब वो एज अ गवर्नर के तौर पर काम करेगा तो उस पब्लिक लाइफ को अच्छे से समझ पाएगा, फिर अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि उसने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एंड नॉन पार्टीशन एटीट्यूड होना चाहिए। तो आई थिंक जो थर्ड पॉइंट है जहाँ पे बोला गया है नॉन पार्टीशन एटीट्यूड, ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। मेरा मानना है कि अगर मान लो पब्लिक लाइफ में उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कम हो तो भी चलेगा, बट नॉन पार्टीशन एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो गवर्नर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होगा तो वो एक इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो न्यूट्रल रहे, स्टेट में जो भी पार्टी है, सेंटर में जो भी पार्टी है उससे इन्फ्लुएंस ना रहे, जो भी डिसीजन ले वो अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग ले। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी। इसके अलावा बोला गया उनके द्वारा कि जो डेलीगेशन होना चाहिए पावर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट की। ऑब्वियसली जो स्टेट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी कि सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जो पावर है सबसे ज़्यादा सेंटर के पास है, तो कुछ पावर्स जो है स्टेट को भी मिलनी चाहिए। और ARC की भी मानना था कि डेलीगेशंस करो, मतलब आप एक दूसरे को जो पावर है जो है ज़्यादा कोशिश करो कि जो पावर है स्टेट को ज़्यादा मिले। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था कि ट्रांसफर करना है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी अपॉन द सेंटर। ऑब्वियसली सेंटर के पास उनकी डिपेंडेंसी रहती थी, भाई हर बार उन्हें जब भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है और सेंटर के पास आते, और इससे काफ़ी ज़्यादा स्टेट भी नाराज थे कि भाई हमें भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन जो इन्होंने भी दी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो पावर है स्टेट को मिल जाए ताकि वो सेंटर पर काफ़ी कम डिपेंडेंट हो। देन बोला गया कि डिप्लॉयमेंट करना है जो किया जाता है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स का इन द स्टेट आइदर ऑन द रिक्वेस्ट और अदरवाइज। ठीक है। कि भाई अगर तुम्हें करना भी है, अगर सेंटर चाहता भी है कि डिप्लॉयमेंट करना है कोई भी आर्म्ड फोर्सेस को, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो अगर करना चाहते भी हो किसी स्टेट में तो कोशिश करो कि जो भी अगर उनकी रिक्वेस्ट है तभी आप करो। अगर वो नहीं चाहते किसी भी तरीके का कोई भी फोर्सेस अपने स्टेट में तो कोशिश करो कि आप ना भेजो। ठीक है। तो ये ऐसा उनकी रिकमेंडेशन थी जो उन्होंने ग्राउंड में जिस तरीके से चीज़ें देखी उनको इवॉल्व, मतलब उनको एग्जामिन करके जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। अब हमें ये याद ध्यान रखना है बस कि इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन जो थी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस कमीशन की एक भी रिक्वेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना। अब बाद में हम देखते हैं फिर भी, क्योंकि इश्यूज़ तो सॉल्व हो नहीं रहे थे, ठीक है, हर साल कोई ना कोई इश्यूज़ आ जाता, तो एक फर्दर जो है एक नई कमेटी बनाई गई जो कि थी राजमन्नार कमेटी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो राजमन्नार कमेटी है वो बेसिकली किसने अपॉइंट की थी, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई कमेटी बने या फिर कोई कमीशन बने जो कहीं ना कहीं सेंटर को बेसिकली कहे कि आपको अपनी पावर को कम करना, बिकॉज सेंटर तो कभी नहीं चाहेगा, बिकॉज उस समय आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी जो थी सेंटर में थी, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही वीक थी बट थी तो वही, काम तो वही कर रही थी सेंटर में, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से चीज़ें जो मांग रही थी, स्टेट गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो इस तरीके से उन्हें दें, ठीक है। तो इसलिए सेंटर में तो फिलहाल कोई कमेटी बन नहीं रही थी, तो इसलिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने खुद ही एक कमेटी को अपॉइंट कर लिया जिनका नाम था राजमन्नार कमेटी। कब अपॉइंट किया गया, 1969 में किया गया, और इसमें 3 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके सबसे पहले जो चेयरमैन थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, जिनको एग्जामिन करना था इंटायर क्वेश्चन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन का, सजेस्ट करना था कि किस तरीके से अमेंडमेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स को मिले, ठीक है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे सेंटर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो बस यही कोशिश की जा रही थी कि जो डॉक्टर पीवी रामन्नार है, जो चेयरमैन है इस कमेटी के, कि वो कुछ ऐसे मेजर्स ले और बताए कि कैसे हम अमेंडमेंट करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी जो स्टेट को दे सकते हैं, ठीक है। एंड इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट को 1971 में सबमिट की, तो 1969 में इसे फॉर्म किया गया, 1971 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमेटी ने आइडेंटिफाइड किया रीजंस फॉर द प्रिवेलिंग यूनिटरी ट्रेंड्स, ठीक है, कि यानी कि सबसे पहले आप देखोगे कि उन्होंने बताया कि किस किस एरिया में जो है देखने को मिलता है कि सेंटर की जो टेंडेंसी है, सेंट्रलाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। और क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा यानी स्टेट के पास पावर कम होगी, तो उन्होंने वो रीजंस को पहले आइडेंटिफाइड किया। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कहीं ना कहीं स्पेशल पावर्स देते हैं सेंटर को, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कुछ स्पेशल पावर्स दे रही है सेंटर को, पहले उन्होंने ये देखा। दूसरा उन्होंने देखा कि जो वन पार्टी रूल हो रहा है बोथ सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, ऑल्दो 1967 के बाद से जो है चेंज देखने को मिला था, बट उससे पहले आप देख सकते हो इस तरीके से जो है सेंट्रल स्टेट में एक ही पार्टी रूल किया कर रही थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें लगा कि एक तरह से सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, एक यूनिटरी ट्रेंड को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो इनएडिक्वेसी ऑफ स्टेट फिजिकल रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंट डिपेंडेंसी ऑन द सेंटर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ज़्यादा कुछ फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, अगर उन्हें कुछ भी पैसा चाहिए तो उन्हें सेंटर के पास ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है, ये उन्होंने रीज़न देखा। नेक्स्ट उन्होंने रीज़न देखा कि द इंस्टीट्यूशन जो है सेंट्रल प्लानिंग कमीशन का, इन द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यूनिटरी ट्रेंड को प्रमोट करती है, यानी एक तरह से सेंटर उसके थ्रू जो है अपनी ही मनमानी करता है, अपने हिसाब से प्लानिंग करता है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता। तो कह सकते हैं कि सारे रीजंस जो आइडेंटिफाई किए गए राजमन्नार कमेटी के द्वारा कि भाई ये चीज़ें जो हैं गलत हैं, तो उन्होंने पहले ये पता कर लिया कि भाई क्या क्या चीज़ें गलत है, अब उनके लिए ईजी था बताना कि क्या क्या हमें किसके थ्रू हम जो है चेंजेस ला सकते हैं, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी अपनी कि कैसे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन की हम बात करें तो उसमें बोला गया है कि किस तरीके से सबसे पहले आप सेटअप कर सकते हो इंटरस्टेट काउंसिल को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ARC कमीशन थी, तो उसमें भी सबसे पहले रिकमेंडेशन आपको ये देखने को मिलेगी कि इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, बिकॉज इंटर स्टेट काउंसिल कहीं ना कहीं जो सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको साथ में बैठ के सॉल्व करना ही सबसे पहले सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि हमें ज़रूरत है कि इमीडिएटली बेसिस पे इंटरस्टेट काउंसिल को सेटअप किया जाए। देन बोला गया कि जो फाइनेंस कमीशन है शुड बी मेड अ परमानेंट बॉडी, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया, बिकॉज ऑल्दो उस समय हमारा प्लानिंग कमीशन भी होता था, फाइनेंस कमीशन का काम होता था कि किस तरह से कि जो पैसा जो है जो टैक्सेस का पैसा आ रहा है किस तरह से सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवाइड करना है, कैसे ग्रांट्स देनी है डिफरेंट स्टेट को, किस किस बेसिस में डिफरेंट स्टेट्स के बीच में किस तरह से पैसे एलोकेट करने हैं, वो काम प्लानिंग कमीशन का था, फाइनेंस कमीशन का था, ठीक है। बट प्लानिंग कमीशन क्या करता था, वो बेसिकली डेवलपमेंट का प्लान बनाता था कि कैसे उस प्लान को इंप्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो उस टाइम देखा ही जाता था कि ऑल दो फाइनेंस कमीशन एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट देखने को ये मिलता था कि जो प्लानिंग कमीशन है उसके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद भी उसके पास इतनी पावर नहीं थी, या फिर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था जितना प्लानिंग कमीशन को मिल रहा था, बिकॉज प्लानिंग कमीशन एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी, तो उस समय जो सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव थे वो उस प्लानिंग कमीशन को ही सारा काम करने को दिया करते थे, एंड इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेट को काफ़ी नाराज़गी होती थी कि भाई प्लानिंग कमीशन तो हमारे हित के लिए काम नहीं कर रहा है, तो इससे बेटर है कि जो फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी बना हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी है, उसको ज़रूरी है कि इसको परमानेंट बॉडी बना दी जाए, सो दैट वो ज़्यादातर काम करे, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होगी तो वहाँ पे वो स्टेट को भी कंसिडर करेगा, ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह से प्लानिंग कमीशन काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं कि हालांकि अब प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, जिसका मेन मोटिव आपका देखिएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, ठीक है।
नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी गई कि हमें प्लानिंग कमीशन को क्या कर देना चाहिए, एक तरह से डिसबैंड कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए, बिकॉज सारे जो मेन काम किसको देना चाहिए, फाइनेंस कमीशन को, और प्लानिंग कमीशन को हमें डिसबैंड कर देना चाहिए। एंड ज़रूरत है कि उसकी जगह हमें कैसी कोई बॉडी लाए जो स्टैट्यूटरी यानी लॉ के द्वारा पास की गई है, नहीं कि एग्जीक्यूटिव ने अपने एक ऑर्डर निकाला और अपने हिसाब से उसको फिर पावर देके काम करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो भी एक लॉ पास करो, बिकॉज जब आप लॉ लेके आते हो, कोई बिल लेके आते हो, तो दोनों हाउसेज से पास किया जाता है। जो सेकंड हाउस हमने देखा राज्यसभा, वहाँ पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर मान लो किसी भी स्टेट को ऐसा लगेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर बिल लाया जा रहा है वो सही नहीं है हमारे लिए, तो वहीं पे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। बट अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई भी इस तरह की बॉडी बना देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें स्टेट का तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, वो तो सेंटर की जो पावर्स है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी लाया जाए, सो दैट वहाँ पे स्टेट जो है कहीं ना कहीं अपनी सहमति दे सके अगर उन्हें सही लगता है वो पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी गई कि जो आर्टिकल 356 है, 357 है, 365 है, जो कहीं ना कहीं डील करता है प्रेसिडेंशियल रूल से, उसे ओमिट करना चाहिए, नहीं उसे खत्म करना चाहिए। बिकॉज स्टेट्स का मानना था कि जो प्रेसिडेंट रूल है कहीं ना कहीं सेंटर अपने हिसाब से यूज़ करता है, यानी कि अगर मान लो सेंटर की दी हुई डायरेक्शंस को अगर स्टेट फॉलो नहीं करते तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो इन सबसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे स्टेट, इसलिए चाहते थे कि इसलिए इस कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया कि इसको पूरी तरह से ओमिट कर देना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए प्रेसिडेंट रूल को, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एडवाइस दी कि प्रोविजन दैट द स्टेट ओमिटेड, प्रोविजन दैट द स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर शुड बी ओमिटेड, ठीक है। यानी कि जितनी भी स्टेट मिनिस्ट्री होती हैं जो कहीं ना कहीं अपना ऑफिस को होल्ड करती है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहता है तब तक वो मिनिस्ट्री काम करती है, तो इस प्रोविजन को बेसिकली खत्म कर देना चाहिए, ओमिट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा गया। नेक्स्ट है सेंटर सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द स्टेट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, सो सर्टेन सब्जेक्ट थे, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो यूनियन लिस्ट के अंदर थे जिन्हें स्टेट चाहती थी कि नहीं उस पर लॉ बनाने का जो पावर है वो स्टेट को मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पे ऑल्दो सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है लॉ बनाने की, तो इनके अंदर जो भी सर्टेन सब्जेक्ट है, मतलब सारे सब्जेक्ट तो ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में है जिसको ट्रांसफर करने की बात की गई थी स्टेट लिस्ट में, ठीक है, सो दैट स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे इसी लॉ बना सके। नेक्स्ट बेसिकली यहाँ बोला गया है कि किस तरीके से जो रेजिडरी पावर है जो कि हमारे पार्लियामेंट के पास होती है, तो बोला जा रहा था इस कमेटी के द्वारा कि उस रेजिडरी पावर पे जो लॉ बनाने की जो पावर है वो स्टेट को मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी वो रेजिडरी पावर जो एलोकेट किसको कर दो, स्टेट को कर दो, सो दैट स्टेट उस पर्टिकुलर पावर को यूज़ करके जो भी लॉज होगा बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है हमारी IAS IPS IFS को कहीं ना कहीं अबॉलिश करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है इसको काफ़ी ज़्यादा इन सर्विसेज को यूज़ करके कहीं ना कहीं स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि इन सब सर्विसेज को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी रिकमेंडेशन जो है किसने दी, राजमन्नार कमेटी जी ने। और क्योंकि ये कमेटी ऑब्वियसली किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट में, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया इन सारी रिकमेंडेशन को जो राजमन्नार कमेटी ने दी थी, ठीक है। बिकॉज आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इस तरीके से जो उनके पास पावर है कहीं ना कहीं उस पावर को स्टेट को देना पड़े। नेक्स्ट जो रेजोल्यूशन आता है वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये 1973 में आया था, एंड अकाली दल जो है जो कि पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने अडॉप्ट किया था इस रेजोल्यूशन को, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिमांड को बेसिकली रख रहा था कि हमारी कुछ पॉलिटिकल रिलीजियस डिमांड्स हैं, उसने इस मीटिंग में रखी हुई, जो मीटिंग कहाँ पे हुई थी, आनंदपुर साहिब जो है पंजाब में, ठीक है। तो यानी आप अकाली दल एक ऐसा दल था जिन्होंने उस अपनी एक मीटिंग हो रही थी आनंदपुर साहिब पंजाब में, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी इस डिमांड्स को रखा जिसको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कहा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली क्या डिमांड्स उन्होंने रखी। तो वो चाहते थे कि जो सेंटर का जुरिडिक्शन है शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, कि सेंटर का जुरिडिक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, कम्युनिकेशंस हो गए, करेंसी हो गया, एंटायर रेसिडरी पावर शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट। और सारी की सारी जो रेसिडरी पावर बच जाती हैं वो किसके पास आनी चाहिए, स्टेट के पास आनी चाहिए, बिकॉज जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो यही डिमांड करेगी कि भाई रेसिडरी पावर पे स्टेट गवर्नमेंट का हक होना चाहिए, ठीक है। बट हम जानते हैं कि इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या चीज़ें डिसाइड की थी और क्यों उनको बेसिकली कहा गया था कि रेसिडरी पावर पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए। बट आप देख सकते हो कि जितनी भी कमिटीज़ आई हैं वो सब यही डिमांड कर रही थी कि रेसिडरी पावर जो है स्टेट के पास ही होनी चाहिए, ठीक है। देन बोला गया इनके द्वारा, इट स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड फेडरल इन द रियल सेंस, ठीक है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल्दो हम फेडरल को मानते हैं, बट हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही वो कहना चाहते थे कि जो फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको रियल सेंस में बनाओ ना। अगर रियल सेंस में फेडरल बनाएंगे तो यहाँ पे पावर जो होगी किसी एक के पास तो सीमित नहीं रहेगी, सेंटर और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर आएंगी। बट क्योंकि आप देख सकते हो उस टाइम पे सेंटर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी, एंड उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इसलिए वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाना चाहिए रियल सेंस में, एंड शुड इंश्योर द इक्वल अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्टेट एंड दी एट द सेंटर। यानी जो भी अथॉरिटी है जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होनी चाहिए स्टेट एंड सेंटर में, ठीक है। सो दैट कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस एक के पास ज़्यादा पावर है, बिकॉज हमारे BR अम्बेडकर जी ने यही कहा था
कि जो भी सेंटर एंड स्टेट को हमने अपने देखा होगा जब हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में, जहाँ बोला गया था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिवीजन ऑफ पावर्स कर रखी हैं, तो उस डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब ये नहीं है कि किसी को कम पावर है, किसी को ज़्यादा पावर है। इसका मतलब ये है कि भाई सेंटर के पास भी अपना लेजिस्लेटिव बॉडी है जहाँ पर वो लॉ बना सकता है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव बॉडी है जहाँ पे वो उसे एग्जीक्यूट कर रखा है, और सिमिलरली सेंटर के पास स्टेट के पास अपना लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो उस बेसिस में हमने डिवीजन कर रखा है। तो इन लोगों को जो अथॉरिटी मिली है, जो पावर मिली है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। तो स्टेट को जो अपनी अथॉरिटी मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, सेंटर नहीं दी उन्हें। सेंटर ने कोई लॉ बना के उनकी पावर्स को नहीं डिफाइन किया हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पावर्स को लिखा गया है। तो कोई भी किसी के सबऑर्डिनेट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कह दी थी, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ऑन ग्राउंड कि सेंटर काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर को जो है यूज़ करती थी और स्टेट को अच्छे से ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी, तो इसलिए आप देख सकते हो इस तरह के इशूज़ और टेंशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो आप देख सकते हो कि जो आनंद साहिब रेजोल्यूशन आया होगा, तो सेंटर ने इसको क्या किया होगा, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आया था वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1977 में जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, जो आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो वो उनकी क्या डिमांड्स थी, ठीक है। तो वो बेसिकली चाहते थे, उन्होंने पहले तो पब्लिश किया अपना एक मेमोरेंडम ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड सेंट टू द सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। मेमोरेंडम निकालने के बाद उस मेमोरेंडम को सेंटर गवर्नमेंट के पास भेज दिया। अब उस मेमोरेंडम के अंदर कुछ सजेशंस लिखे हुए थे जो वो चाहते थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पहला सजेशन देखें तो वो चाहते थे कि जो वर्ड है यूनियन, ठीक है, यानी आप जब देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन वर्ड लिखा हुआ है रादर देन कि फेडरल लिखें, बिकॉज B.R. अम्बेडकर का मानना था कि फेडरल वर्ड लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगा जो अमेरिका का फेडरल है, जहाँ पे अमेरिका जो बेसिकली बना है वो बाय इंटीग्रेशन बना हुआ है कि सभी डिफरेंट यूनिट्स ने जो है आपस में एग्रीमेंट करके फेडरेशन बनाया अपना, जबकि हमारे केस में वो फेडरेशन वैसा वाला फेडरेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा होना चाहिए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन कि हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स लिखें। तो वेस्ट बंगाल के मेमोरेंडम में आप देख सकते हो यही चीज़ मेंशन की गई थी सबसे पहले कि जो यूनियन वर्ड है इसको रिप्लेस करो, यानी इसको हटाओ, और जो फेडरल वर्ड है इसको डालो। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा जो फेडरल है वो रियल सेंस में दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि जुडिक्शन जो है सेंटर का शुड बी कन्फाइंड टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। तो यानी इन चीज़ों में बस सेंटर का जुडिक्शन होना चाहिए एंड बाकी जो स्फेयर है उसमें कम से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द रेसिड्यू शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट, ठीक है। तो ये भी ये कह रहे थे कि भाई जितने भी बाकी चीज़ें जो बच जाती है, जो भी रेसिड्यू पावर है वो स्टेट को मिलनी चाहिए, ना कि पार्लियामेंट के पास जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने सजेशन दिया कि जो आर्टिकल 356 एंड 357 है जो प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है, एंड आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, इसे रिपील्ड कर देना चाहिए, यानी इसे ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि स्टेट कंसेंट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और रीऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो जिस तरीके से देखने को मिलता है कि हमारे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कोई भी स्टेट्स को क्रिएट कर सकता है, नई स्टेट बना सकता है, उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, उनके नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट उससे रीऑर्गेनाइज कर सकता है। तो उस केस में पार्लियामेंट को, ऑल्दो पार्लियामेंट को बेसिकली स्टेट से पूछना चाहिए, ठीक है। और मतलब बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो पूछता भी है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इस तरीके का बिल लाया जाता है तो प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं उसे स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कंसर्न स्टेट है जहाँ पे ये सब चेंजेस आ रहे हैं तो उस पर वो सेंड भी करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा जहाँ पे स्टेट को अपनी एडवाइस जो भी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे देनी हो, तो वो टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। पर जो भी एडवाइस वो देते हैं, बट उसके बाद हम मानते हैं कि वो जो एडवाइस है फॉलो करनी है या नहीं करनी वो पार्लियामेंट के ऊपर है। पार्लियामेंट चाहे तो उस एडवाइस को कैंसिल भी कर सकते हैं और चाहे तो उसे मान भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो स्टेट का जो कंसेंट है उसे ऑब्लिगेटरी बना दो, यानी अगर स्टेट ने जो भी अपना कंसेंट दिया, अगर स्टेट चाहता है कि भाई चेंजेस होने चाहिए तो भी आप चेंजेस करो, अगर स्टेट चाहता है कि उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए तो आप चेंजेस मत लेके आओ, ठीक है। तो यही वो उन्होंने डिमांड रखी है कि स्टेट का जो कंसेंट है उसे ऑब्लिगेटरी बना दो जब भी आप कोई न्यू स्टेट बना रहे हो या फिर कोई भी एक्सिस्टिंग स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे सजेशन बोली गई है कि अगर जो भी टोटल रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उस टोटल रेवेन्यू का कम से कम 75% जो है स्टेट को देना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो सेंटर को 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये में 75 रुपीज़ जो है स्टेट को देने चाहिए, 25 रुपये से सेंटर को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन उन्होंने दी। नेक्स्ट उन्होंने बेसिकली कहा कि जो राज्यसभा है शुड हैव इक्वल पावर्स होनी चाहिए विद दैट ऑफ लोकसभा, ठीक है। यानी राज्यसभा जो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जहाँ पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड लोकसभा में जहाँ पे आपको देख सकते हैं ऐसे लोगों की कहते हैं जो पीपल्स ऑफ द कंट्री है वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा को ऑल दो पावर्स मिली है, बट हम कह सकते हैं कि लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। तो वही बस चाहते थे कि राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वल पावर्स होंगे तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा जहाँ पे हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो, और राज्यसभा जो डिफरेंट स्टेट्स है वो इक्वल रह सके, ठीक है। तो इक्वल रहेंगे तो क्या होगा कि कोई भी बिल आएगा तो फिर दोनों की जो सहमति है उससे ही पास होगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट रिकमेंडेशन दी गई थी, दे शुड बी ओनली सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज होनी चाहिए और ऑल इंडिया सर्विसेज को अबॉलिश कर देना चाहिए। तो इनका भी मानना था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सारी की सारी रिकमेंडेशंस जो मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई थी, सजेशंस लिखे हुए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब फाइनली जो हमारी इंपॉर्टेंट आती है कमीशन वो बनती है, वो थी बेसिकली सरकारी कमीशन। तो इसकी रिकमेंडेशंस भी आप देखोगे काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी है। ठीक है, तो एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1983 में सरकारी कमीशन को अपॉइंट किया था। एंड इस कमीशन के चेयरमैन जो थे RS सरकारिया था, जो कि एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो 2 और मेंबर्स थे कमीशन में, एक का नाम था B शिवरमन और दूसरे का नाम था SR सिंह। ठीक है, देन ये जो कमीशन है उसको बोला गया कि आपको भाई एग्जामिन करना पड़ेगा एंड रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिन करना पड़ेगा और साथ साथ रिव्यू करना पड़ेगा क्या क्या वर्किंग एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन ऑल दी स्फेयर्स, यानी हर एक स्फेयर में, पॉलिटिकल है जो मतलब पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल स्फेयर है, तो हर एक स्फेयर में जो है कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए और कैसे अगर बेसिकली कोई प्रॉब्लम है तो अपने सजेशंस भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको इस कमीशन को बोला गया कि आपको रिकमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो बोला गया कि जो भी रिकमेंड और साथ साथ रिकमेंड करना है अप्रोप्रिएट चेंजेस एंड मेजर कि किस तरीके से हम उस कंडीशन को या फिर अगर कोई ख़राब चीज़ है उसको हमें चेंज कैसे करना है और क्या क्या मेजर्स लेने हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपको रिकमेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इनिशियली देखा जाए तो उसको 1 साल तक का टाइम दिया गया था कि भाई 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट को फिनिश करके देना है। ठीक है, बट क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बेसिकली एग्जामिन करना है तो आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इस कमीशन ने जो है एक्सटेंड कर दिया 4 टाइम्स, यानी 1-1 साल तक का टाइम उन्हें दिया गया था, 4 बार 1-1 साल का टाइम जो एक्सटेंड किया गया। एंड आप देख सकते हैं फाइनली इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, 1988 में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कमीशन है उसने बेसिकली एग्जामिन किया। ठीक है, और उसके बाद उसने बेसिकली फेवर नहीं किया कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें उन्होंने एग्जामिन की गई होंगी तो उन्होंने बस यही कहा कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं वो ठीक है, बट ज़रूरत है कि फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल पे चेंजेस आनी चाहिए। ठीक है, एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द फेडरलिज्म इज़ मोर अ फंक्शनल अरेंजमेंट है फॉर कॉर्पोरेटिव एक्शन के लिए देन दैट अ स्टैटिक इंस्टीट्यूशन कंसेप्ट। ठीक है, तो जिस तरीके से सब लोग स्टेट डिमांड कर रहे थे कि हमें फेडरलिज्म चाहिए, यूनियन को हटा के फेडरल वर्ड आना चाहिए, तो फेडरलिज्म की जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक फंक्शनल चेंजेस हैं, क्योंकि फंक्शनल ही आप तरीके से आप कह सकते हो कि भाई स्टेट को और सेंटर को अपने अपने पावर्स मिलने चाहिए सो दैट स्टेट जो है उनको ऑटोनॉमी मिल सके कि वो अच्छे से काम कर सके, साथ ही साथ सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है, तो एक तरीके का ये फंक्शनल अरेंजमेंट है जो कि कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव एक्शन के थ्रू ही आ सकता है, बिकॉज अगर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कॉपरेशन वहाँ पे करेंगे तभी एक तरीके से अच्छा फेडरलिज्म बन सकता है, रादर दैन कि हम एक स्टैटिक इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट को लेकर चले कि फेडरलिज्म का ये मतलब है, फेडरलिज्म का वो मतलब है। तो मेन फेडरलिज्म कब निकल के आएगा, जब स्टेट और सेंटर कोऑपरेटिवली काम करेंगे एक दूसरे के साथ अच्छे से। देन हम देखते हैं कमीशन ने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया, कौन सी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, जहाँ पे बोला जा रहा था कि जो डिमांड है फॉर कर्टेनिंग दी पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेटेड दैट द स्ट्रॉन्ग सेंटर इज एसेंशियल टू सेफ गार्ड द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमने देखा था कि स्टेट जो है कहीं ना कहीं डिमांड कर रही थी कि सेंटर के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, सेंटर जो है उसको स्ट्रॉन्ग रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो नेशनल यूनिटी को और इंटीग्रिटी को सेफ गार्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम आज की डेट में सेंटर को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो डिफरेंट स्टेट जो है कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करेंगे। जिस तरह पंजाब में आप देख सकते हो कि एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी निकल के आती है कि हमें खालिस्तान चाहिए, इस तरह से हम अपना स्टेट बना रहे हैं, ये स्टेट बना रहे हैं, तो स्टेट पे ही अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे। कोई बोलेगा नहीं हम इनके साथ नहीं रहना, हमें एक अलग से एरिया बना के दो। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम सेंटर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, तो यही चीज़ सरकारी कमीशन ने भी रिकमेंड किया कि सेंटर का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विच इज़ बीइंग थ्रेटन्ड बाय द विस्पेरियस टेंडेंसी इन द बॉडी पॉलिटिक। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो जितनी भी ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेट्स में जो ऐसे लोग होते हैं जो सेक्शनिस्ट टेंडेंसी को बढ़ावा देते हैं कि हमें भाई इससे अलग होना है। आप नक्सलाइट्स देख लीजिए किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर स्टेट में डेवलपमेंट नहीं होने देते, सेंटर के द्वारा जो भी काम करवाया जाता है वो वहाँ पे अच्छे से होने नहीं देते, बिकॉज उनकी और सेंटर की जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी कह सकते हैं मिसकम्युनिकेशन है, वो सॉल्व नहीं हो पाते, बिकॉज उनकी डिमांड कुछ और है और सेंटर अगर पूरा ना करे तो वो ऐसे लोगों पर अटैक करते रहते हैं, वहाँ पर अच्छे से कुछ डेवलपमेंट नहीं होने देते। तो कल को ये ऐसी चीज़ें और स्ट्रेट ना करने लगे और ये इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए जो कल को इंडिया को ही तोड़ के रख दे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि सेंटर में कोई एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो इन सबको कंट्रोल करके रख सके। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो सेंटर क्या करती है, आप देख सकते हैं कि आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर देती हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को फिर से मेंटेन किया जाए।
देन उन्होंने बोला है कि इट डिड नॉट इक्वेट स्ट्रॉन्ग सेंटर विद द सेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना यस ये बहुत ज़रूरी है, बट आप स्ट्रॉन्ग सेंटर को एक सेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर से इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों का ही अलग मतलब है। सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना ये अलग है, और जो सेंट्रलाइजिंग पावर की बात कर रहे हो ये अलग है, दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते, आप दोनों को बराबर नहीं मान सकते, ठीक है। एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू ब्लड प्रेशर एट द सेंटर एंड एनीमिया एट द पेरिफेरी, ठीक है, तो एक तरह का फ्रेज उन्होंने यूज़ किया है जहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी सारी की सारी पावर अगर सेंटर अपने पास रख लेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक लीड्स टू ब्लड प्रेशर, इस तरह से ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, तो सेंटर में ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और जो पेरिफेरी यानी जो आपकी कॉर्नर्स है वहाँ पे एनीमिया, एनीमिया इज़ लाइक खून की कमी, तो एक जगह प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से इतना ज़्यादा सेंटर में आपका खून जमा हो गया और साथ ही साथ जो आपकी पेरिफेरी थी वहाँ पे एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो आप देख सकते हो जो दोनों चीज़ें, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। सेंटर का स्ट्रांग होना इट मीन्स कि सेंटर को जब भी लगता है कि भाई यूनिटी में कोई खतरा है, हमारे देश की यूनिटी को कोई भी नुकसान पहुँच रहा है, तो उस केस में वो अपनी पावर का यूज़ करके उस चीज़ को स्टेबलाइज कर सकता है। अगर सेंट्रलाइजिंग पावर की हम बात करें जहाँ पे सिर्फ सेंटर के पास ही पावर हो, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो हमारी जो सरकारी कमीशन थी वो ये मानती थी कि नहीं, सेंट्रलाइजिंग पावर भले ही ना हो बट स्ट्रॉन्ग सेंटर होना ज़रूरी है। देन इस कमीशन ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो है, आप देख सकते हो 247 रिकमेंडेशंस दिए कि कैसे हमें सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहिए, बट सारी की सारी रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है जो बुक में मेंशन है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, जो आप देख सकते हो डिफरेंट कमीशन जो आई थी, चाहे वो ARC हो या फिर उसके बाद राजमन्ना कमेटी, सबने ये बोला कि एक इंटर स्टेट काउंसिल होनी ज़रूरी है, जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी बोल सकते हैं, जिसको सेटअप करना है अंडर 263 आर्टिकल 263 के तहत। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंशियल रूल है शुड बी यूज्ड वेरी स्पेरिंगली, यानी ऑल्दो बहुत सी कमेटी ने बोला है कि इस प्रेसिडेंशियल रूल को पूरी तरह से अबॉलिश कर देना चाहिए, बट इस कमेटी ने बोला है कि हमें इसको यूज़ तो करना है बट बहुत ही रेयर पर्पस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। इसको हमें एक तरह का लास्ट रिजॉर्ट मानना है व्हेन ऑल दी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव इज़ फेल, यानी कि अगर सारे के सारे ऑल्टरनेटिव से पूरी तरह से फेल हो जाएं और कहीं ना कहीं से सेंटर को जो है कंट्रोल करना है स्टेट को, तब जाके जो है प्रेसिडेंशियल रूल का यूज़ किया जाए। उससे पहले जो भी ऑल्टरनेटिव्स जो है सेंटर यूज़ करना चाहता है उसको यूज़ करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हुई आपने प्रेसिडेंट रूल ही लगा दिया, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, उसको एकदम लास्ट रिजॉर्ट की तरह इसको यूज़ करना है प्रेसिडेंट रूल को, ठीक है, तो ये उन्होंने रिकमेंड किया। नेक्स्ट उन्होंने रिकमेंड किया कि जो इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया सर्विसेज का शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेंड एंड सम मोर सच सर्विसेज शुड बी क्रिएटेड। तो ऑल्दो सभी कमेटी इस बात के अगेंस्ट थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, बट इस कमीशन ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत ज़रूरी है एंड ज़रूरी है, ऑल्दो इसको और साथ साथ ये भी कहा कि इसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, और ज़्यादा सर्विसेज को ऐड करो, ठीक है, जो ऑलरेडी हैं 3 IAS IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके अलावा और भी आपको क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि जो रेसिड्यू पावर है टैक्सेशन की शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट, ठीक है, तो यानी जो रेसिड्यू पावर आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, बट उन्होंने कहा जो स्पेसिफिकली जो टैक्सेशन के जो केस में जो भी रेसिड्यू पावर है तो वो तो पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए, ताकि पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सके। बाकी केस में जो रेसिड्यू पावर है वो कोशिश करो कि उसे कॉन्करेंट लिस्ट में रहने दो, ठीक है, सो दैट कॉन्करेंट लिस्ट में रहेगी तो सेंट्रल स्टेट दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि व्हेन द प्रेसिडेंट विद होल्ड हिज हैसेंट टू द स्टेट बिल द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी बिल पास होता है तो गवर्नर को लगता है कि भाई इसमें ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट की एसेट मिलनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो बिल को रिजर्व करके रख लेता है। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑल्दो आप रिजर्व कर सकते हो अपनी एसेट देने के लिए, प्रेसिडेंट को बोला गया, बट ज़रूरी है कि आप रीजंस बताओ और किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, क्यों आपने जो है इसको विदहोल्ड करके रखा है, मतलब क्यों आपने बिल को अपने पास रखा है, क्यों आप उसमें सहमति नहीं दे रहे हो, क्यों आप उस पर्टिकुलर बिल में अपनी एसेंट नहीं दे रहे हो, तो एक बार वो रीजंस को आप कम्युनिकेट कर लो, बता दो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी गई कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उस पर्टिकुलर काउंसिल का नाम जो है चेंज करके क्या कर देना चाहिए, नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, बिकॉज जिस तरीके से पहले प्लानिंग कमीशन थी, तो प्लानिंग कमीशन ने जो जो काम किया है, जो जो बेसिकली मतलब डेवलपमेंट का प्लान लेके आई है, उस प्लान को रिव्यू करने का काम जो होता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता था, ठीक है। एंड किस तरीके से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें आपके सेंटर और स्टेट दोनों के ही मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ठीक है, तो वही इन्होंने बात की थी कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है बस इसका नाम चेंज कर दो, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल रख दो, ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी गई कि जो जोनल काउंसिल है शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ फ्रेश एंड रीएक्टिवेटेड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो जोनल काउंसिल आप बेसिकली अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटर स्टेट रिलेशंस, तो वहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से जोनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं एंड उसके मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जोनल काउंसिल को बनाने की बात की गई कि एक फ्रेश तरीके से होनी चाहिए, सो दैट जो स्पिरिट है फेडरलिज्म का, ठीक है, उसको और ज़्यादा रीएक्टिवेट किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, ठीक है, फिर दोबारा, ताकि अच्छे से फेडरलिज्म काम कर सके। नेक्स्ट बोला गया कि द सेंटर शुड हैव पावर्स टू डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्स इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, however it is desirable that the state should be consulted.
यानी कि इसमें बोला गया है कि सेंटर के पास इतनी तो पावर है कि वो जब चाहे जो है आर्म्ड फोर्सेस को, मतलब जब भी ऑब्वियसली कंडीशन ख़राब होगी तब जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को जो है स्टेट में डिप्लॉय कर सकता है बिना स्टेट के कंसल्ट, यानी बिना स्टेट से पूछे वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट के अंदर भेज सकता है, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि भले आप स्टेट से कंसल्ट ना लो, बट इट इज़ डिज़ायरेबल, कि अच्छा होगा कि अगर आप एक बार स्टेट से कंसल्ट कर लो, बिकॉज अगर कंसल्ट कर लोगे तो कम से कम आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो भले ही आपके पास कोई पावर, आपके पास इतनी पावर है कि आप भाई स्टेट से आप कंसर्न लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जाओ स्टेट के अंदर आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर दो, लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे मेंटेन कर लो, ठीक है। बट कोशिश करो, डिज़ायरेबल हो तो कोशिश करो कि वहाँ पे आप स्टेट से एक बार कंसल्ट कर लो, तो ये रिकमेंडेशन दी। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो सेंटर है शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों मिलकर जो है लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि सेंटर जो है जब भी ऐसी किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है सब्जेक्ट, तो स्टेट से एक बार कंसल्ट कर लिया कि भाई हम इस तरीके से लॉ बना रहे हैं, सो दैट कन्फ्लिक्ट ना हो। तो आप देख सकते हो जो भी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है वो कोशिश ये की है कि दोनों के बीच में जो भी एक तरह से कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती थी, क्योंकि उनके बीच में अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती थी, एक दूसरे से कंसल्ट नहीं करते थे, तो इस चीज़ को आप चाहते हो कि जितनी भी टेंशन से सब मिनिमाइज़ हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों के बीच में अच्छे से बातचीत हो, एक दूसरे से कंसल्ट किया जाए सिचुएशन क्या है, फिर उस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन उन्होंने दिया कि जो प्रोसीजर होता है कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि जब भी प्रेसिडेंट को गवर्नर को अपॉइंट करना है तो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट की, मतलब उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वही कहा कि इस चीज़ को जो है सबसे पहली बात एक प्रोसीजर को जो है इस तरीके से, जहाँ पे प्रेसिडेंट एक गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है तो उस केस में एक तो चीफ मिनिस्टर की कंसल्ट लो, उससे पूछो कि भाई हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं बिकॉज कल को ये आपकी स्टेट के गवर्नर बनने वाले हैं, तो आप दोनों के बीच में अच्छे से जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बेस बोला गया कि जो नेट प्रोसीड है ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स का, जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो भी पैसा आता है, तो देखो जो भी पैसा आएगा उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका नेट प्रोसीड मिलेगा। तो जो भी नेट प्रोसीड आपका बचता है कॉर्पोरेट टैक्स का, उसको आपको किसको देना चाहिए, शेयर करना चाहिए स्टेट के साथ भी, ठीक है। बिकॉज कॉर्पोरेट आप देख सकते हो इतने सारे बिजनेस कॉर्पोरेट होते हैं, तो कितना ज़्यादा मात्रा में जो पैसा आता है सेंटर के पास, तो सेंटर चाहे तो उसे शेयर कर सकता है स्टेट के साथ। तो ये रिकमेंडेशन की दी गई कि यहाँ पे आपको उस पैसे को स्टेट को भी शेयर करना चाहिए, बिकॉज स्टेट के पास भी अच्छे से फाइनेंशियल पैसा वैसा हो, सो दैट वहाँ पे अपने पर्टिकुलर स्टेट में डेवलपमेंट ला सकें। नेक्स्ट रिकमेंडेशन बोला गया कि गवर्नर जो है बेसिकली कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो लॉन्ग एज इट कमेंट्स अ मेजॉरिटी इन द असेंबली, ठीक है। यानी कोई भी मिनिस्टर जब तक उनके असेंबली में मेजॉरिटी है तब तक आप कोई भी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकते उनके पोस्ट से, ठीक है। तो गवर्नर के पास ऑल द पावर है कि वो डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, बट कोशिश ये करनी कि जब तक उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजॉरिटी है असेंबली में, जब तक वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर पा रहे हैं तब तक उन्हें को डिसमिस ना करें, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि गवर्नर का जो टर्म है 5 ईयर का इन अ स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड द एक्सपेक्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीज़न। तो इसमें बेसिकली ये बोला है कि जो भी पर्टिकुलर गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो उसका नॉर्मल टेन्योर जो है 5 ईयर का होता है, ऑल्दो वो प्रेसिडेंट की प्लेजर में अपॉइंट किया जाता है, जब प्रेसिडेंट को लगेगा कि भाई गवर्नर काम कर ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि गवर्नर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उनको बेसिकली निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये दी जा रही है कि गवर्नर जो स्टेट के अंदर जो भी गवर्नर की जो टर्म होनी चाहिए 5 ईयर्स की होती है, तो उस 5 ईयर की टर्म को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे उसको ला रहे हो, कभी निकाल रहे हो। अगर वो आपके हिसाब से, अगर सेंटर के हिसाब से अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको हटा रहे हो, तो उसकी जो बेसिकली जो टर्म है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीज़न। यानी अगर मान लो कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं कि भाई उसने कुछ गलत काम किया या फिर अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करा, तो हम मान सकते हैं कि आप उसको उसकी टर्म से या फिर उसके जॉब से उसको निकाल रहे हो। अदरवाइज़ आपको जो है उसकी जो टर्म है 5 ईयर्स की टर्म है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर 5 साल के लिए बिठाए गए तो 5 साल तक उस अच्छे से काम करने दो, तो उस पर कोई प्रेशर मत डालो, ठीक है। तो ये बेसिकली बोला गया था सरकारी कमीशन के द्वारा। इसके अलावा देख सकते बोला गया नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट द स्टेट मिनिस्टर अनलेस द डिमांड इज मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। यानी पार्लियामेंट से अगर मान लो कोई भी स्टेट का मिनिस्टर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसने कुछ गलत काम किया फिर अच्छे से काम नहीं किया है, तो नॉर्मली उसके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई जाती है। तो यही बोला जा रहा है कि आपको इंक्वायरी बिठानी है, बिठाओ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कम से कम जो डिमांड है उस इंक्वायरी की वो पार्लियामेंट से आनी चाहिए। पार्लियामेंट इन द सेंस कि आपको एक पर्टिकुलरली पार्लियामेंट में जाके उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी आपको दोनों हाउसेज से बेसिकली वो रेजोल्यूशन या फिर जो भी पर्टिकुलर इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पास करवानी पड़ेगी दोनों हाउसेज से। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चाहे तो एक कमीशन बिठा रही है जहाँ पे उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की इंक्वायरी करवा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कमीशन बिठवाना है तो दोनों हाउसेज से उस चीज़ को पास करना पड़ेगा, तब जाके वो कमीशन बैठेगी, यानी कि सेंटर अपने हिसाब से काम करे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जो भी सरचार्ज लगाया जाता है इनकम टैक्स में शुड नॉट बी लेवीड बाय द सेंटर, ठीक है। तो जो सरचार्ज इनकम टैक्स में लगाया जा रहा है, बिकॉज
जैसे कि हम देखते हैं कि उसका पैसा सेंटर के पास से जाता है, तो वही वो बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स में जब सरचार्ज लगाया जाता है तो शुड नॉट बी लिवीड बाय द सेंटर, यानी सेंटर उसको लेवी ना करे, यानी उस पर कितना टैक्स लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, तो वो सेंटर ना डिसाइड करे, एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब लगाया जा रहा हो एंड फॉर अ स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड के लिए। ठीक है, कि अगर वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगा रहा है, भाई सेंटर को उसको सरचार्ज को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके सेंटर उसे लगा सकता है कि कितना कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा, और जो भी जितनी भी पीरियड मतलब जितना भी सरचार्ज लग रहा हो उसका एक पीरियड आपको लिमिटेड रखना है कि भाई इतने से इतने टाइम तक आप पर्टिकुलरली उस इनकम टैक्स में सरचार्ज को लेंगे। तो नॉर्मली जिसकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप देखते हो वही उन पे सरचार्ज लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑल्दो उन्होंने कहा है कि सरचार्ज पे जब भी सरचार्ज लगेगा इनकम टैक्स में तो उसको लेवी जो करना है, कितना आपको सरचार्ज उसमें होना चाहिए, कितना परसेंट सरचार्ज होगा, तो सेंटर डिसाइड नहीं करे। अगर सेंटर को डिसाइड करना भी है तो उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए करे जब आपको लगे कि सच में आपको सरचार्ज की बहुत ज़रूरी नहीं, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ आ रखा है सेंटर के पास, तब उसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सरचार्ज लेना ज़रूरी है। तब सेंटर के पास होना चाहिए कि वो उस पर डिसाइड करे कितना उसको लेवी करना है, और जितना भी लेवी करो एक स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड तक उसे डिफाइन करो कि भाई इतने से इतने तक ही हम सरचार्ज को लेंगे। ये नहीं कि आपने उसे काफ़ी लंबे पीरियड तक खींच लिया कि आप लगाए जा रहे हो। नेक्स्ट इसमें बोला गया कि जो प्रेजेंट डिवीजन ऑफ फंक्शंस है बिटवीन द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन इज़ रीजनेबल है, उसे कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली सरकारी कमीशन आप देख सकते हो कब आई थी, ठीक है, 1980s में आई थी, ठीक है, 1983 में आई थी, तो उस समय तुम्हारा प्लानिंग कमीशन होता था, तो इसलिए उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में यही कहा है कि जो भी प्रेजेंट डिवीजन ऑफ फंक्शंस किया जा रहा है प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन का, तो वो रीजनेबल है और उसे कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऑल दी स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि इस तरह से प्लानिंग कमीशन नहीं होना चाहिए, तो उन सब की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू रखो। नेक्स्ट बोला गया कि स्टेप शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला इन इट्स ट्रू स्पिरिट, यानी जो भी 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना जरूरी है, सो दैट नेशन की जो यूनिटी है वो अच्छे से बरकरार रहे। तो 3 लैंग्वेजेस मामला आपको जो है, जो भी इस बार की जो एजुकेशन बेसिकली पॉलिसी आई थी उसमें भी बोला गया था कि आपको किस तरीके से, एक आपकी शायद लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, और एक जो भी आप चूज़ करो, तो वो आप देख लेना कौन कौन से 3 लैंग्वेजेस हैं। तो उन 3 लैंग्वेजेस को बेसिकली प्रमोट करने को कहा गया था, यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया में इसको इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है यहाँ पे कि नो ऑटोनमी फॉर रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइज इन देयर ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रेडियो और टेलीविजन है उसमें जो कोई ऑटोनमी आप ना दो स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे, बट उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ऑपरेशन, यानी कि भले ही रेडियो टेलीविजन पे किस तरीके से रेगुलेशंस लानी है सेंटर डिसाइड करे, बट कम से कम उस रेडियो टेलीविजन में सेंटर द्वारा जो प्रचार करने को कहा जा रहा है तो उसको प्रचार करने दो ना। ये नहीं कि उस रेडियो में सिर्फ सेंटर का ही आप जो भी प्रचार है वही दिखाओ सिर्फ। ठीक है, तो स्टेट का भी जो भी वो चाहते हैं उसमें दिखाना रेडियो में टेलीविजन में, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी उसमें दिखा सकें। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड सेंटर्स पावर टू रिऑर्गनाइज स्टेट, यानी जिस तरह से बोला गया था कि राज्यसभा और जो लोकसभा के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल पावर्स होनी चाहिए। तो उस चीज़ को बेसिकली उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रोल है राज्यसभा का वो एकदम बढ़िया है, एंड सेंटर की जो पावर है टू रिऑर्गनाइज स्टेट वो भी उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, बिकॉज ये कमिश्नर कहीं ना कहीं जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने में काम आएगा, उनके जो भी राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप देख सकते हो कि सेंटर गवर्नमेंट ने यानी टोटल 247 उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, जहाँ पे हमने 20 रिकमेंडेशंस को अच्छे से कवर कर लिया, और ये आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। तो जब भी आपका किस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को इंप्रूव करना है, आपको कुछ लिखने को आए, तो आप इस सरकारी कमीशन की रिपोर्ट्स को भी, रिकमेंडेशन को भी आप लिख सकते हो। तो सेंटर गवर्नमेंट ने सिर्फ 180 कह सकते हैं 180 जो रिकमेंडेशंस उनको इम्प्लीमेंट किया है आउट ऑफ 247। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन जो थी वो ये थी कि आपको इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिशमेंट करना है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल 1990, यानी उन्होंने फाइनली उस रिकमेंडेशन को माना और फाइनली जाके इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर दिया गया 1990 में। ठीक है, इस रिकमेंडेशन जो दी गई थी सरकारी कमीशन, उस रिकमेंडेशन के थ्रू उन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल को 1990 में बना दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सारी रिकमेंडेशंस को अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुंजी कमीशन। ठीक है, उसने कौन कौन से रिकमेंडेशंस थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली जो सेकंड कमीशन थी सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर, उसको सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2007 में। ठीक है, तो पहली जो सरकारी कमीशन थी जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली अपॉइंट किया था, उसके बाद हम देख सकते हैं अप्रैल 2007 में सेकंड कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था पुंजी कमीशन, एंड इसके चेयरमैन जो थे मदन मोहन पुंजी थे, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के। इसके अलावा 4 अदर मेंबर्स भी थे। पहले थे धीरेन्द्र सिंह थे जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा विनोद कुमार दुग्गल हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। प्रोफेसर NR माधव मेनन है जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल एंड नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया बेंगलोर। नेक्स्ट है डॉक्टर अमरीश बागची जो कि एमरिट्स प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी न्यू दिल्ली।
तो विद द पासिंग अवे ऑफ डॉक्टर बागची बेसिकली फरवरी 2008 में पास हो चुके थे, मतलब उनकी डेथ हो गई। इसके बाद विजय शंकर फॉर्मर डायरेक्टर जो थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट किया गया उनकी जगह में इस कमीशन में 2008 में, ठीक है। अब इस कमीशन को अपॉइंट तो कर लिया गया, बट इनको काम क्या दिया गया करने को, तो उनको बेसिकली कहा गया इट वॉज रिक्वायर्ड टू लुक इनटू द इशूज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस के जो भी इशूज़ हैं उनके ऊपर देखना है, और अब कहीं ना कहीं अपने व्यू को जो है कहीं ना कहीं आपको ये चैनलाइज करना है कि आप जो है बेसिकली दैट हैव टेकन प्लेस इन द पॉलिटी एंड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, यानी जो भी पॉलिटी और इकोनॉमी चल रही है इंडिया की उसके अकॉर्डिंग जो अपने व्यू दीजिए। सिंस द सरकारी कमीशन हैड लास्ट लुक्ड एट द इशू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन ओवर 2 डिकेड्स अगो, जो लास्ट सेंटर स्टेट के रिलेशंस को देखा गया था वो 2 डिकेड अगो, यानी 20 साल पहले बेसिकली देखा गया था 90s 80s में समथिंग। एंड उस केस में हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था और अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो यहाँ पे ही बेसिकली उनसे बोला गया पुंजी कमीशन से कि जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उनको देख के आपको जो है अपनी रिकमेंडेशन देने हैं। देन हम देखते हैं कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी इन्हें बोला गया कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप इस चीज़ के ऊपर अपने रिव्यू दियो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि द कमीशन वाज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड द सेंटर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी दोनों के बीच में सेंटर स्टेट के बीच में जो भी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसको अकॉर्डिंग आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। The healthy president being followed various pronouncement of the court in regard to powers, functions and responsibility जो all the spheres including the legislative relations जो है सेंट्रल एंड स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या रिलेशंस है, रोल क्या है गवर्नर का, इमरजेंसी प्रोविजन, फाइनेंशियल रिलेशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द इंटर स्टेट रिवर वाटर एंड रिकमेंड सच चेंजेस और अदर मेजर्स एज मे बी अप्रोप्रिएट कीपिंग इन व्यू द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, बिकॉज प्रैक्टिकल वे में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है इन सारी इंस्टीट्यूशंस में वो आपको देख के आपको अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, ठीक है, सो दैट कि अच्छे से जो है यहाँ पे काम हो सके। साथ ही साथ बोला गया है कि जब भी आप अपनी रिकमेंडेशंस दोगे जो भी एग्जिस्टिंग यूनियन एंड स्टेट के जो भी रिलेशंस है उसके ऊपर, तो आपको बेसिकली अपना व्यू जो है देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, ठीक है, ओवर द ईयर्स, मतलब इन सालों में जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है पर्टिकुलरली ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स एंड हैव ड्यू रिगार्ड टू द स्कीम एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है। नेक्स्ट क्या गया कि सच रिकमेंडेशंस वर ऑल्सो नीडेड टू एड्रेस द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी जो भी रिकमेंडेशंस आप दोगे उस रिकमेंडेशन का मेन एड्रेस ये होना चाहिए कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने में, उन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं सॉल्व करना है सो दैट वेलफेयर कर सके हम लोगों का एंड साथ साथ स्ट्रेंथन कर सके यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी कि एक तरह से गुड गवर्नेंस भी स्टैब्लिश करना है, लोगों के लिए वेलफेयर भी करना है और यूनिटी और इंटीग्रिटी का भी हमें ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें को आप ध्यान रखोगे जब भी आप रिकमेंडेशंस होगे। इसके अलावा अवेलिंग एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं फॉर सस्टेन एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द अर्लियर डेकेड ऑफ द न्यू मिलेनियम, मतलब वही है कि इंडिया को उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस थे, या उनको वेलफेयर भी करना है, यूनिटी का भी ध्यान रखना है, साथ साथ जो भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसमें भी जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको भी फेस करना है, पॉवर्टी जो है गरीबी है उसको भी मिटाना है, लिटरेसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। तो कुछ गोल्स थे इंडिया के जो उसको पूरा करने थे, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बोला था कि आप रिकमेंडेशंस ऐसे देना ताकि हम इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से पूरा कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि जब भी आपको रिकमेंडेशंस देनी है उन सब चीज़ों पे जो भी बात की गई है, तो साथ ही साथ कमीशन को जो है इन पर्टिकुलर जो भी हम देखेंगे इन पॉइंट्स में भी अपनी जो है पर्टिकुलर रिगार्ड दिखानी है कि कैसे कैसे जो है यहाँ पे सेंटर जो है काम कर सकता है। तो वो पॉइंट्स अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जुरिडिक्शन जो है सेंटर का vis-a-vis state during major and prolonged outbreaks of communal violence, they caste violence or any other conflict लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड एंड स्पीड वायलेंस, ठीक है। तो जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि स्टेट में आपको कभी कभी कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है, कास्ट रिलेटेड वायलेंस है, सोशल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो इस केस में जो वायलेंस बढ़ जाता है तो उस केस में सेंटर को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सेंटर को इंटरफेयर करना चाहिए, अगर इंटरफेयर करना चाहिए तो कितने % इंटरफेयर करना चाहिए, सो दैट स्टेट को ऐसा भी ना लगे कि उनकी ऑटोनॉमी छीनी जा रही है या फिर सेंटर को ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो इन सब इशू के ऊपर भी जो है कमीशन को बताना है कि कैसे कैसे सेंटर काम करेगा। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिक्शन जो है सेंटर का vis-a-vis स्टेट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट लाइक द इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स काफ़ी चलाए जा रहे हैं जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, एंड दैट वुड नॉर्मली टेक 15-20 ईयर्स फॉर कंप्लीशन एंड हिंज वाइटली ऑन द सपोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो वो स्टेट के सपोर्ट से ही पाता है बिकॉज ऑब्वियसली जो रिवर है पर्टिकुलर स्टेट में बह रही है, तो 15-20 साल जब उसके कंप्लीशन में लग जाते हैं तो उस केस में सेंटर किस तरीके से वहाँ पे काम कर सकता है, कैसे प्लान कर सकता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है स्टेट के साथ मिलकर, तो वो भी रिकमेंड करने को बोला है। नेक्स्ट बेसिकली क्या कहा गया है कि जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुरिडिक्शन जो है, ठीक है,
किस केस में? इन प्रमोटिंग द इफेक्टिव डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड ऑटोनॉमी टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग द ऑटोनोमस बॉडी अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो किस तरीके से सेंटर जो है एक इफेक्टिव डेवोल्यूशन कर सकता है पावर का, यानी पावर को अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकता है और पावर्स को दे सकता है किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, जो कि लोकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, उनके पास पावर रहेगी तो उनके पास एक तरीके से ऑटोनॉमी रहेगी, वो अपने अपने एरिया में जो अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। तो किस तरीके से उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, कैसे पावर का डिवोल्यूशन करें एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक, तो वो सब भी बोला गया है कि आप हमें रिकमेंड करो। इसके अलावा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जुडिक्शन ऑफ द सेंटर विस विद स्टेट इन प्रमोटिंग द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग एंड बजटिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि इसमें बोला गया है कि किस तरीके से जो सेंटर है उसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रमोट करने के लिए, किसको, किस तरीके से कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग, कि हम कैसे एक इंडिपेंडेंट प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरीके से बजट प्रोवाइड कर सकते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, बिकॉज अगर बजट अच्छे से मिलेगा उनको तो वो अच्छे से जो और अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट शॉर्ट थे, शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। तो पहला पॉइंट आप बेसिकली याद रखना, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिक्शन है सेंटर की किस चीज़ में, लिंकिंग द सेंट्रल असिस्टेंस टू वेरियस काइंड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट। ये किस तरीके से सेंटर जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प प्रोवाइड कर सकता है वेरियस काइंड के अलग अलग तरीके की, जैसे ग्रांट ऑब्वियसली वो देता ही है। इसके अलावा कौन कौन सी तरीके से वो गवर्नमेंट को जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, सो दैट स्टेट की परफॉर्मेंस जो अच्छे से हो सके। इसके अलावा सेकंड जो था यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिक्शन है सेंटर की इन अप्रोचेज द पॉलिसीज बेस्ड ऑन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के। ऑलरेडी जैसे कि हम जानते हैं बैकवर्ड क्लासेस को फेवर करने के लिए कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है सरकार कर सकती है कि अगर एक जो नॉर्मल लोग हैं और एक बैकवर्ड क्लास के लोग हैं तो उनके साथ एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि मतलब उनको थोड़ी ज़्यादा पावर्स दे दे, जैसे उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो उस केस में हम कैसे जो है सेंटर काम कर सकते हैं, किस तरीके से पॉलिसीज़ ला सकती है सो दैट उनके लिए उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, तो वो भी रिकमेंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, किसका? रिकमेंडेशंस मेड बाय दी 8th से लेकर 12th फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, तो यानी जो 8th से लेकर 12th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिया है ऑन द फिस्कल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में इस तरीके से जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उन रिकमेंडेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली द ग्रेटर डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑन द डिवोल्यूशन ऑफ फंड फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस जो होती है स्टेट की वो किसके ऊपर होती है, जो भी फंड्स दिए जाते हैं सेंटर के द्वारा स्टेट को। ठीक है, तो किस तरीके से उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्या वो अच्छे से मतलब इम्पैक्ट होगा उसका या नहीं होगा, तो वो सब बताना है। इसके अलावा बात की गई है द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ सेपरेट टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन एंड ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब्सिक्वेंट टू द इंट्रोड्यूस्ड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। यानी कि आप देख सकते हो इसमें बोला गया है कि हमारी जो क्या नीड है आज के टाइम में और क्या क्या रिलेवेंस रह गया है, क्या क्या रिलेवेंस होगा अगर हम सेपरेट टैक्सेस लाते हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का सेल किया जाता है तो उस केस में अगर हम सेपरेट टैक्स और यहाँ पे जोड़ते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है, क्या रिलेवेंस वो रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम, यानी जो भी वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम हो तो है, बट उसके अलावा अगर सेपरेट टैक्सेस लेके आ रहे हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है, क्या वो उस समय क्या वो रिलेवेंट होगा उसको लाना, तो ये सब भी आपको बताना है। इसके अलावा आपको बताना है कि क्या नीड है, ठीक है, किस चीज़ की नीड फॉर फ्रीइंग इंटरस्टेट trade in order to establish a unified and integrated domestic market, as also in the context of the reluctance of the state government to adopt the relevant सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन इन चैप्टर 18 ऑफ इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे बोला गया है क्या किस तरीके से जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है, दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड होता है, सो दैट हम स्टैब्लिश कर सके एक यूनिफाइड एक इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट, ताकि हम क्यों आप देखो एक स्टेट में अगर कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से हो रही है, हम दूसरे स्टेट में जहाँ पे पैदावार कम है तो आप उसको बेचो, तो एक तरह से जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको और ज़्यादा जो है बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, कि आप अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो। और इस तरीके से आपको बताना कि अगर हम इस तरह से इंटर स्टेट में जो ट्रेड होता है उसको हम फ्री कर दें, ठीक है, तो किस तरीके से वो काम करेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, तो वो सब चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन मतलब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि नीड फॉर सेटिंग अप सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी जो सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। एम्पावर टू टेक अप द स्यू मोटो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स हैविंग इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस विद सीरियस इंप्लीकेशंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, मैंने सेंट्रल लेवल पे एक इन्फोर्समेंट एजेंसीज होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं सू मोटो इन्वेस्टिगेशन करेगा, नहीं अपने आप से जो है उस मैटर्स को पकड़ेगा, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइम से रिलेटेड होगा, जो कहीं ना कहीं इंटर स्टेट जो भी क्राइम्स हो रहे हैं या फिर खासकर इंटरनेशनल में जो क्राइम्स हो रहे हैं तो उन क्राइम्स के ऊपर भी जो है सू मोटो का मतलब अपने अपने मर्जी से, ठीक है, उसको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई आप इस मैटर पर डील करो, नहीं, वो अपने हिसाब से उन मैटर्स के ऊपर जो काफ़ी सीरियस मैटर्स हैं उन पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और जो भी ऐसे इम्प्लीकेशंस जो होंगे उसके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड उस पर भी वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की अगर हम सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाते हैं तो उसकी ज़रूरत अभी है या नहीं, तो उसके बारे में बताने को बोला है। नेक्स्ट बोला है द फिजिबिलिटी ऑफ अ सपोर्टिंग लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 355, ठीक है, अंडर आर्टिकल 355 फॉर द पर्पस ऑफ स्यू मोटो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन द स्टेट इफ एंड व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड।
तो इसमें बेसिकली बोला ये गया है कि सेंटर जब अपनी मर्ज़ी से सुई मोटो यानी अपनी मर्ज़ी से डिप्लॉयमेंट कर देता है सेंट्रल फोर्सेस का स्टेट में, तो उस कंडीशन में क्या फिजिबल है, किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 355 में इस तरह से बोला गया है ना कि भाई सेंटर अपनी मर्ज़ी से डिप्लॉयमेंट कर सकता है, स्टेट का कोई कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब सिचुएशन इस तरीके से होगी तब सेंटर इस तरह से काम करता है, तो उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, यानी वो सही है या नहीं है, उसको कितना सही कितना गलत है वो बेसिकली बताने को बोला था इस कमीशन को। अब ये सारी चीज़ें कमीशन ने बेसिकली देखी और कमीशन ने फाइनली आप देखोगे अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को अप्रैल 2010 में, ठीक है। तो यानी कि 2007 में वो बनी थी और 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अब आप देखोगे कि इसमें कम से कम 1456 पेजेस की रिपोर्ट थी, 7 वॉल्यूम्स के अंदर इसको बेसिकली रखा गया था। एंड कमीशन ने जब काम किया था तो उस टाइम उसने बेसिकली हेल्प ली थी किन किन चीज़ों की, सरकारी कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसकी हेल्प ली, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट को देखा, सेकंड जो ARC रिपोर्ट थी उसको देखा। हाउएवर इन अ नंबर ऑफ एरियाज द कमीशन रिपोर्ट डिफरेंट फ्रॉम द सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन, यानी कि जो एरियाज़ में सरकारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज़ में जब इन्होंने पुंजी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो दोनों की रिपोर्ट काफ़ी डिफरेंट दिखने को मिली है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेसिकली क्या क्या चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की। उससे पहले आप देखो बोला गया कि आफ्टर एग्जामिन एट द लेंथ ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी आप देखो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बोला गया था कि आपको किन किन चीज़ों का रेफरेंस लेना है। तो इतना जो लेंथ है उस इश्यूज़ का एंड रिलेटेड टू द एस्पेक्ट इन ऑल द ड्यूज एंड शेड्स द कमीशन केम टू कंक्लूजन दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल बी द की ऑफ सस्टेनिंग इंडियाज यूनिटी। मतलब इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद जो कमीशन ने बेसिकली कहा वो ये कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो एक तरह की है, मतलब एक तरह का सोल्यूशन मान सकते हैं इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फ्यूचर। नहीं, अगर आपको इंडिया की यूनिटी का भी ध्यान रखना है, इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखना है, सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी करना चाहते हो इंडिया में, तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके आओ, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो है कोऑपरेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिकली वो काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट लिए वो काम फिर कोई इशूज़ निकल के नहीं आएगा। अगर सोचो सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट निकल के आ रहे हैं, जो भी इशूज़ निकल के आ रहे हैं, उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बीच में जो है तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिल रही है। अगर ये चीज़ें अगर हो जाएँ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो वही कारण है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही एकमात्र सोल्यूशन है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दस मे हैव टू एक्ट एज अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए भी एक तरह से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज कवर कर लिया, बाकी जो थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए हैं वो हम कल की वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज वीडियो आज की बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया है, बिकॉज कल की वीडियो में फिर आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस भी देने हैं, इसलिए कल की वीडियो में फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।